है? नहीं नहीं ना, मैं कहिए वहीं आता हूँ 3:30 बजे। हाँ 3:30, कई बार बच्चों का डाउट होता है उसके लिए आता हूँ। 4 से 5 क्लास होती है ना, तो 3:30 इनकी डाउट्स होते हैं उनके लिए आएगा। करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, और बहुत शॉर्टली में एक तो फॉर्मूला रिवाइज करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे ना। हाँ जी बताएंगे ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है a प्लस लैम्डा बी। हाँ जी बताओ जरा इसको, जरा आर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी कभी यूज करते थे ये वाला फॉर्मूला? वेक्टर फॉर्म किसकी? लाइन की, है ना। a क्या है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। b क्या है? इन द डायरेक्शन या पैरेलल टू द वेक्टर b। इसी की कार्टेशियन फॉर्मेट क्या बन गई थी? x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। एबीसी क्या होते हैं हमारे इसमें? drs, डायरेक्शन रेशियो, है ना। एलिमेंट क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? डीसीस, है ना। एलिमेंट होते हैं हमारे डीसीस। अगर डीआरस को डीसीस में कन्वर्ट करना है तो एल इज इक्वल टू, अगर डीआरस को डीसी में कन्वर्ट करना है, हाँ क्या बन जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे एम और ऐसे ही एन बन जाएगा, इज इक्वल टू एन। अगर लाइन लाइन के पैरेलल है तो क्या लॉजिक फॉलो होता है? बिल्कुल सही, डीआर से डीसी दोनों का रेशो के भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है ना। और अगर लाइन लाइन के परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल सही, डीआर से डीसी के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता है ना। चलिए सब तो याद है ना, स्नेहा आ रहा, कोई इसमें चीजें तो याद है ना सारी आपको, बेसिक्स जो है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मिसलेनियस, है ना। मिसलेनियस को आगे करते हैं। सर जो शॉर्टेस्ट लाइन का डिस्टेंस है उसके बारे में आप एक बार रिवाइज कराते थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए मैंने सर आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। सर जैसे कल टेस्ट है ना सर, मेरे को कहीं जाना हाँ। है तो मैं दे नहीं पाऊंगा कल। तो परसों दे दो ना। सर वो तो हम सर इसलिए कल परसों के लिए ही जाना है, तो सर मैं थर्सडे को दे दूं? हाँ थर्सडे को दे दो, है ना, थर्सडे दे दो, है ना। और स्नेहा आपका कब है मूड देने का? मतलब इसलिए ना क्लास में यूज नहीं कर रहे हो, वो टेस्ट के लिए हम क्लास का यूज नहीं कर रहे क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड है और 100% खत्म करना ही है, मतलब इस संडे से पहले पहले सारा कुछ खत्म करना है बस। बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ संडे बस हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेके, है ना। इस संडे तो हमें पूरा खत्म करना ही तुम्हारा अलग। सर कल हमें क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगी कल तक कब दूंगी। चलो ठीक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, है ना, डिस्कस करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मिसलेनियस एक बार निकाल लेना और थोड़ा सा स्पीड हल्की सी लेके सही चलते हैं जिससे कि सर इसमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है तो आप दोबारा करा दीजिएगा हाँ क्वेश्चन। बिल्कुल 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 पक्का, है ना। मैं देख भी देता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं, चलो आपको हल्का सा पहले लॉजिक डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ पहले देखो ना, ये क्या है, हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो पहले समझ सकते हो दो लाइन ऐसी हैं, ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है ना ही कोइंसिडेंट है, और इनके बीच में दोनों जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो उनके बीच में क्या बन जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, हाँ किसी को याद है? डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2 और होल के ऊपर भी मॉड लगा देते हैं। अब ये फॉर्मूला तो याद है, इसका बेसिक फॉर्मेट भी याद होना चाहिए कि कब लगाएंगे, मतलब कैसे लगाएंगे। r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, है ना। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? a2 प्लस का म्यू b2, है ना। तो सीधी सी बात है, वेक्टर फॉर्मेट में जिससे पास हो रही है वो a1 है, उसका dr क्या हमारे b1 है। यहाँ a2 जिससे पास हो रही है, जिसके पैरेलल है इन द डायरेक्शन है, वो b2 है। यहाँ लगाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बड़े आराम से आपका निकल आएगा। और b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे हम? डिटरमिनेंट की हेल्प से, है ना। ये मतलब कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट की हेल्प से, और इसका क्या हो जाएगा? नीचे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये पूरा मतलब मोड कंडीशन किस लिए? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के लिए है बस, है ना। चलिए बात तो याद आ गई होगी, मैं फिर भी आपको रिवाइज करा दूंगा, है ना। कोई भी यूज होगा इसको पूरा रिवाइज दोबारा करा दें। वैसे फॉर्मूला याद आ गया ना आपको? नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मैं कर रहा हूँ, मिसलेनियस, और ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। करते हैं हम पहला क्वेश्चन, है ना, मिसलेनियस। एक बार निकाल लीजिएगा, पेज नंबर है आपका 497, पेज है आपका 497, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन
मैं देख रहा हूँ बहुत इजी है अगर आप मेरी बात को थोड़ा ढंग से समझ रहे हो तो। ये लाइन हमारी किससे जा रही है, ओरिजिन से आ रही है, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 0 0 0, और फिर किससे जा रही है, 2 1 और 1 से पास हो रही है इस परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइन क्या है, किसी लाइन के परपेंडिकुलर हमें प्रूव करनी है, और जो जिसके परपेंडिकुलर प्रूव करनी है वो लाइन 2 पॉइंट से जा रही है, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे 3 5 और -1, फिर पॉइंट है हमारा 4 3। उदाहरण में ये बस ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कोई मैं सोच समझ के नहीं बना रहा। आप ये कहोगे नहीं तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ है। और 3D की फिगर तो बोर्ड पे प्रॉपर तरह से बन भी नहीं सकती है ना, 3D की फिगर है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। नहीं, कहीं भी तो लाइन है, ये तो कहीं लाइन है, कहीं भी ले सकते हैं ना। बस ये कहने हैं एक लाइन ए और बी 2 पॉइंट से जा रही है, दूसरी लाइन हमारी सी और डी पॉइंट से जा रही है, और हमें दिखाना है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। पहले बताओ क्या लॉजिक दिमाग में आया आपके? नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर दिखानी है। अभी बात कर रहा था मैं, अभी तो आपने बताया था, हाँ अभी तो आपने बताया था, अरे डी आर्स या डी सीज के जो प्रोडक्ट है उसका सम क्या आना चाहिए, 0। अब बात आ रही है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं इस ए बी के डी आर्स कैसे निकालूंगा, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, 2 - 0। बिल्कुल सही, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, या ए बी वेक्टर निकाल लो, उसके कोफिशिएंट, ए बी वेक्टर ऐसे तो निकलेगा b - a करके, तो यहाँ पर डी आर्स कैसे निकलेंगे, x2 - x1, फिर y2 - y1, और फिर z2 - z1। क्या हो गया इसके डी आर्स, 2 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। सभी बात समझ आ रही मेरी आपको? तो इसके डी आर्स वैसे तो एबीसी होते हैं, और 2 लाइन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, a1 b1 c1 से, स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1। अब जरा बताएंगे ये जो CD लाइन है इसके डी आर्स में लेके चल रहा हूँ स्मॉल a2 स्मॉल b2 और स्मॉल c2, और एक फॉर्मेलिटी है, बताएंगे आंसर क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ऐसे करेंगे, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आंसर में, है ना। ये आपको ये थोड़ी पता है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, कहीं भी ले लो। मैं जानू उसको उल्टा ले रहा हूँ, वैसे दिमाग में आ रहा था मैं 4 - 3 करूँ, और मैं इससे हाँ उल्टा लेके चला हूँ जानू उसके, -1, यहाँ से कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना हो गया 0, है ना। अब क्या आना चाहिए, इनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। अरे डीआर्स के प्रोडक्ट का सम मतलब क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। प्रूव हो जाएगा लाइन हमारी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। हाँ ये 2 इंटू कितना हो गया, -1, प्लस 1 इंटू कितना हो गया 2, प्लस 1 इंटू कितना हो गया 0, यानी कि -2 + 2, यानी कि आंसर क्या आ गया, सीधे सीधे 0। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, आंसर हर बार सेम ही आएगा, यानी कि आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, फर्क नहीं पड़ता कोई भी। हाँ जी, छवि समझ आ रहा है, विशेष क्लियर है। चलिए मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, और जैसे मैंने थोड़ा सा पिछली क्लास में हिंट दे रहा था, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लगाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 को एक आसान तरीके से करा रहा हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कैसे आता है, हल्का सा लैंग्वेज चेंज होने से क्वेश्चन के लेवल में बहुत फर्क पड़ जाता है कई बार। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आता है। ये RD शर्मा या कोई भी रेफरेंस बुक आप लेंगे, ये क्वेश्चन 2 तरीके से दिया हुआ है ना, NCERT में सिर्फ एक ही तरीके से दिया हुआ है। मैं आप पहले तो हटा दूं क्वेश्चन नंबर 1, है ना, यहाँ हटाता हूँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ से फिर डालता हूँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे कि इनके अगर पैरेलल दिखानी होती तो क्या करते हैं हम, इनका और हमें दिखाना होता, हाँ फिर इनका रेशियो सेम आ जाता है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, और जैसे हम कह रहे थे क्वेश्चन हमें कुछ ही करने हैं, देखते रहना। कल वैसे हमने मार्क भी किए थे, शायद मेरी बुक भी होगी उसमें हमने कल मार्क भी कर रहे थे। मोस्टली क्वेश्चन इसमें हटे हुए हैं, तो थोड़ी देर में ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं लिख देता हूं कि L1 M1 N1, हाँ जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 M1 N1, पता चला साहब आपको, डायरेक्शन को साइड DCs, है ना, L और M आते हैं हमारे DCs होते हैं। अब डिफरेंट लाइन है, तो पहली लाइन के DCs कितने हैं, L1 M1 और N1, ये पहली लाइन के DCs हैं, ये पहली लाइन में नाम डाल दिया। दूसरी लाइन के DCs हैं यहाँ पर L2 M2 और N2 दे रखा है। और ध्यान रखना, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, अरे जो पहली लाइन है
वो परपेंडिकुलर है किसके, दूसरी लाइन के, एक गिवन है। अब हमें जो प्रूव करना है, मैं हटा दूं उसको, नीचे से डाल दूं ना, हमें जो शो करना है, हमें जो प्रूव करके लाना है वो लिख देता हूं, सो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, यानी कि जो थर्ड लाइन है, अब देखो ये तो हमें दे रखे हैं, तो उसके डीसीज मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए, एलएमएन मान लिए है, तो कोई डिफरेंट नाम दे दिया उसको। हमें करना है कि थर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, यानी कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और 2 और 3 भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जो थर्ड लाइन जिसके हमें डीसीज प्रूव करने हैं वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सब क्वेश्चन का पार्ट है ये, है ना। हमें जो प्रूव करके लाना है कि एल की जो वैल्यू है वो है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को जाके, m2, सोचना कैसे कर सकते हैं, m2 n1, m की वैल्यू जो हमें प्रूव करके लानी है वो है n1 l2 माइनस n2 l1, और जो n की वैल्यू प्रूव करनी है वो है l1 m2 माइनस l2 m1, ये हमें प्रूव करके लाना है ना। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, बाकी मैं सबको लिख भी रखा है कि 2 लाइन है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और हमें एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है उसके डीसीज ये हमें प्रूव करके लाने हैं। एलिमेंट तो मैंने माना हुआ है, अल्टीमेटली मेरे को एलिमेंट की वैल्यू जो है वो प्रूव करके लानी है। इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास का वो इसमें किसी जरूरत पड़ती है, और आपने वो शायद नहीं किया होगा। किसी ने किया हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हुआ है? चल फिर तो क्या अच्छी बात है, फिर जल्दी सीख जाओगे आप। हाँ, पहले तो ये बताओ एक एक चीज है ना समझना, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्या रहा है, हमने कहा था जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो डीआर से डीसीज के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो एक कंडीशन हमें मिल गई कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये तो कंडीशन हमें क्या हुआ, गिवन में आती है, इसका हमने यूज कर लिया बस केवल, है ना। अब बात आ रही है जो थर्ड लाइन जिसके डीसी मैंने एलिमेंट माने हैं, जिसका आंसर ये लेके आना है, वो थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा एक तरीके से, अगर फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, L और L1 प्लस M और M1 प्लस N इंटू N1 इज इक्वल टू 0, बस डाल दिया सब उसमें सर मैंने। डीसीज के रेशियो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों में 0 आते हैं। सेम लॉजिक चलता है, चाहे डीआर और डीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लाइन नहीं के सर, पैरेलल मैं है। पूछ रही हूँ कि अगर परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है तो दोनों में आएंगे 0। नहीं एक मिनट, अच्छा फिर तो मुझे लगा हल्का सा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं अपनी बात को और क्लियर कर रहा हूँ। लाइन के पैरेलल है, छवि क्या हुआ, लाइन के पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है, रेशियो सेम होता है, और डीसीज का भी रेशियो सेम होता है। इसलिए क्लियर है, और लाइन के पैरेलल है तो डीआर से डीसीज का रेशियो सेम होगा, और लाइन के परपेंडिकुलर है तो डीआर या डीसीज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। बात क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, लाइन है, चाहे वो डीआर ले लो चाहे डीसी ले लो, चाहे या परपेंडिकुलर में डीआर ले लो या डीसी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, है ना। हाँ ये लाइन क्लियर है फर्स्ट और थर्ड वाली। अब जो सेकंड है, अरे वो थर्ड के भी तो परपेंडिकुलर है, तो सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द थर्ड लाइन, तो बताइए क्या लिखूंगा मैं, हाँ तो L इंटू कितना हो जाएगा, L2 प्लस M इंटू M2 प्लस N इंटू N2 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई 5, भी हमारी इक्वेशन नाम डाल दिया। अब इसमें देखो कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने अपनी तरफ से मानी हुई है, LMN, ये तो मैंने अपनी तरफ से माने हुए हैं ना, ध्यान रखना। ये क्या था, एक तरीके से लेट का लॉजिक था, ये दे नहीं रखे थे कि LMN डीसीज हैं, वो तो मैंने अपनी तरफ से इसको नाम दे दिया है, क्योंकि L1 M1 N1 दिया हुआ था, मैंने इसको नाम LMN डाल दिया है ना। इसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करके लानी है। अब हल्का सा आपको लॉजिक आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि मानो इसमें दिक्कत क्या है, इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन, हाँ मतलब इक्वेशन कितनी है ये 2, और वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर, वेरिएबल 3 है। जब इक्वेशन 2 हो और वेरिएबल 3 हो, हम आंसर नहीं निकाल सकते इसका, है ना, मतलब सिंपल तरीके से इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अगर 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल आंसर निकल सकते हैं, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल आंसर निकल सकता है, और यहाँ इक्वेशन 2 है बट वेरिएबल 3 है, मैं अगर एलिमिनेट कर भी दूंगा तो फिर M1N फिर रह जाएंगे, यानी कि आंसर नहीं निकल के आने वाला, सिंपल तरीके से इसका आंसर नहीं निकलता है ना। अब बात आ रही है कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर करेंगे एल और यहाँ करेंगे माइनस एम और यहाँ एन। कुछ याद आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही करते थे, है ना? यहाँ एक्स वाई जेड वगैरह लिख देते थे, एक्स वाई अगर जेड जेड लिखेंगे और दो है तो दो लिखते थे वहां पर, है ना? मगर बीच में क्या करते थे? माइनस का निशान लगाते थे। ठीक है, नहीं याद है तो समझ लेना अच्छे से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं बेटर ही है, इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ, माइनस वाला लॉजिक भी खत्म करता हूँ, है ना? आसान, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपके कि क्या लिख दिया ऊपर मैंने, एलिमेंट, माइनस का काम भी खत्म करता हूँ। अब वेरिएबल कौन से हैं इसमें? एलिमेंट। बाकी सब क्या है हमारे? कांस्टेंट है, क्योंकि वो गिवन है। एल के लिए एल को प्रेस कर लो, एल के लिए एल को प्रेस कर लो पूरी तरह से, और नीचे कोई वेरिएबल नहीं आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नीचे कोई वेरिएबल नहीं लिखते। अरे वेरिएबल कौन से हमारे? एलिमेंट। तो नीचे कोई वेरिएबल नहीं आने वाला, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? एम तो नहीं आने वाला, एलिमेंट नीचे नहीं आने वाले, तो क्या लिखूंगा? इसको प्रेस कर लिया मैंने, यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसको? M1 M2। कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा सा? क्या था नीचे यहाँ पर? N1 और N2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते थे हम। अब जरा थोड़ा सोच के बताना, एक लॉजिक और होता है इसमें। अब एम पे आप कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूजन नहीं हो गए कि पहले ये लिखेंगे पहले ये लिखें। हाँ जी, एम को मैंने प्रेस कर लिया, एम तो मतलब एम है तो एम के वेरिएबल प्रेस होंगे, है ना? अब ये कंफ्यूजन हो गया आपको कि मैं N1 N2 पहले लिखूं या L1 L2 पहले लिखूं। उसका एक आसान तरीका, बहुत सही तरीका है ये, इस माइनस वाला काम ही खत्म कर दिया। अरे जिससे एंड हो उसी से स्टार्टिंग करनी है, जिससे एंड करना है उसी से स्टार्टिंग करनी है। मैंने एम को क्या कर लिया? प्रेस कर लिया। नीचे वेरिएबल नहीं आने हैं तो क्या लिखूंगा पहले मैं? N1 N2। बाकी फॉर्मेलिटी बताओ क्या लिखूंगा? बिल्कुल सही, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? L1 और L2। सभी समझ आ रही मेरी बात? नहीं? अब बता सकते हो कि n के लिए n को प्रेस करूंगा तो, और जिससे एंड उससे L1 स्टार्टिंग करनी L2 है। M1 M2। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा? इसमें कंफ्यूजन नहीं है जरा भी, ना? इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जरा भी। M1 और M2। बात क्लियर है मेरी? और बस आंसर आ गया। आंसर यही है ना? आंसर आ चुका है। मगर इसको मैं कह रहा हूँ दो तरीके से क्वेश्चन आता है। अब क्या करते हैं उसके बाद? अरे नामी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों पड़ा है? लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट। तो यहाँ से क्या हो गया एक तरीके से? M1 N2 माइनस M2 N1। यहाँ से क्या हो गया? M। यहाँ से क्या करेंगे हम इसको? N1 L2 माइनस L1 N2 n इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या हो गया? L1 M2 माइनस L2 M1 और इज इक्वल टू हमने कोई यहाँ पे कांस्टेंट का नाम डाल दिया। आंसर आ गया। और इसमें एक ट्विस्ट है हल्का सा भी, है ना? हल्का सा ट्विस्ट है, उसको भी बताएंगे कि क्या ट्विस्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि हल्का सा लैंग्वेज चेंज करने से बहुत कुछ फर्क भी पड़ जाता है आंसर में। एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं? एल इज इक्वल टू क्या हो गया? के, और यहाँ से हो गया M1 N2 माइनस M2 N1। M इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? के, और यहाँ से हो गया N1 L2 माइनस L1 N2। N इज इक्वल टू कितना हो गया? के, और यहाँ से L1 M2 माइनस L2 M1। पहले बताओ यहाँ तक तो क्लियर है ना मेरी बात, है ना? अब पहले तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू फिर कर दूंगा मैं, है ना? पहले एक बार यहाँ तक पूछ लेते हैं। विशेष क्लियर है आपको? सभी कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, है ना? वेरिएबल कहते थे हमारे तीन, नीचे क्या आते हैं? कोफिशिएंट आते हैं और लेफ्ट माइनस राइट कर देते हैं। सबसे आसान तरीका है, माइनस प्लस का चक्कर ही खत्म कर दिया सारा मैंने, है ना? इसमें सिंपल एल को प्रेस करो, कोफिशिएंट नीचे लिखो, एम को प्रेस करो, एन को प्रेस करो, लेफ्ट माइनस राइट, आंसर आ जाता है। आ रहा हुआ स्नेहा, ये क्लियर है आपको मेरी बात यहाँ तक? यस सर। यस। अब बात आ रही है हल्का ट्विस्ट सब्जेक्ट। वो ट्विस्ट क्या होता है इसमें, है ना? ट्विस्ट का जैसे क्वेश्चन दो कैसे बनते हैं। अब अगर ये कहते हैं ना कि एलिमेंट आर प्रोपोर्शनल टू दिस, समझना देखो, अगर बीच में ये कहते कि एलिमेंट ये नहीं है, एलिमेंट क्या है? आर प्रोपोर्शनल है। एलिमेंट का एक बीच में और वर्ड लगा देते किसका? प्रोपोर्शनल का। तो प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो गए, अरे उसमें कोई कांस्टेंट का फर्क हो सकता है ना? कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर प्रोपोर्शनल का वर्ड लगा हुआ है ना, तो क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। क्योंकि कोई कांस्टेंट आ सकता है, कोई के तो मैंने कोई कांस्टेंट नहीं तो माना है ना, ये आईजे के वाला कांस्टेंट नहीं है, ये सिंपल एक कांस्टेंट वाला ही कांस्टेंट है। यानी कि मैंने अगर प्रोपोर्शनल का वर्ड लगा दिया इसमें, तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट है। यानी कि प्रोपोर्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है। मगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल का वर्ड नहीं है। हाँ, मतलब क्या है? आर डीसीज ऑफ दिस लाइन आर दिस, प्रोपोर्शनल नहीं कह रहे। यानी क्या करना होगा मेरे को? फर्दर कॉन्सेप्ट, मतलब क्या करना होगा इसमें प्रूव करने के लिए आंसर? इसमें और क्या होना, मतलब क्या इसमें भी मेरे को और करना होगा अगर प्रोपोर्शनल का वर्ड नहीं है तो?
सर के हटाना है। बिल्कुल सही, के को हटाना होगा और के की वैल्यू क्या लानी होगी मेरे को, 1 लानी वन। होगी, है ना। अभी फर्दर क्वेश्चन फिर कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसमें अगर प्रोपोर्शनल का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। यहाँ पे मैं 1 थोड़ी ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, कहाँ क्या रखा है कि इनका रेशियो 1 है, अरे रेशियो सेम है, कोई कांस्टेंट तो ले सकते हैं। यहाँ तक लॉजिकली गलत नहीं है, यहाँ तक भी लॉजिकली गलत नहीं है। प्रोपोर्शनल का वर्ड इस्तेमाल होता तो यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर प्रोपोर्शनल नहीं कह रहा है तो मेरे को के को हटा के क्या दिखाना होगा, 1 दिखाना होगा और ये आंसर मेरे को लाना होगा। ठीक, हाँ जी। क्या अब बात आ रही है, थोड़ा यूनिक तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब मैं थोड़ी सी जगह बनानी होगी मेरे को, क्योंकि इसमें है ना ये तो देखो आंसर है, हम ऊपर कटा सकते हैं, है ना। आंसर तो मेरे को चाहिए अभी। देखो ये चीज हमारी गिवन थी, ये तो जानते हो ना, ये चीज हमारी गिवन थी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ जो आपको थोड़ी सी इसमें लर्न करनी होगी। L1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर, यहाँ से L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस यहाँ पर N1 N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इतनी थोड़ी सी आपको किसी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी कि की वैल्यू से 1 लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, है ना। हाँ मैं बताऊँ, ये मैंने पहली लाइन के डीसीज ले लिए, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N2, यहाँ दूसरी लाइन के डीसीज ले लिए और तीसरी मैंने ना ई वाली ली। ठीक है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, है ना। ये होल स्क्वायर थोड़ा गलत लग गया, N2 का स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। अब इधर सोच के बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। नहीं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है हमेशा, 1। 1, है ना। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। ये 1 है, ये कितनी है, 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ इसकी वैल्यू 0 है, तो माइनस कितना हो गया, 0। हाँ तो इसका आंसर 1 होगा। नहीं नहीं, अभी के तो निकला ही नहीं। अभी तो मैंने आपको उससे भी लॉजिक बताया कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं के की वैल्यू 1 लेके आऊंगा, है ना। ये तो मैंने आपको लॉजिकली बताया। हाँ हाँ आया था, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सर आपने L1 स्क्वायर के बाद क्या लिखा है, शैडो पड़ रही है उस पे। मैं कह रहा हूँ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ओके। L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब बात आ रही है कि मैं कैसे इसकी वैल्यू 1 लेके आने वाला हूँ, है ना। जरा समझ में आ रहा। अब इनको आपस में क्या करना हूँ मैं, मल्टीप्लाई, तो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, है ना, इसका मल्टीप्लाई तीनों से होगा, प्लस L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, फिर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से N1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर और फिर N2 का भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं करा, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब जरा फिर देखो आईडी पता होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, b स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab यानी कि ट्वाइस ऑफ L1 L2 M1 M2 2ab प्लस 2bc यानी कि ट्वाइस ऑफ M1 M2 N1 N2 प्लस ट्वाइस ऑफ L1 L2 और N1 N2 और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बैठ रही है थोड़ी देर के लिए, बस जरा फोकस करना, मैं बस थोड़ी देर में आंसर्स का निकाल दूं, थोड़ा समझना है कि कैसे लॉजिक काम करता है। जहां फोकस करो जल्दी आंसर निकल के आएगा। देखो ये इससे खत्म हो गया,
है ना। और देखो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर से ये खत्म हो गया, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर से ये चीज भी क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई। बात क्लियर है मेरी याद में? ठीक है। अब जरा फोकस करना, जरा लॉजिक समझना। अरे मल्टीमेटली मेरे को इसकी वैल्यू तो बन लेके आनी है, k की वैल्यू। यहाँ से देखो जरा कि मेरे को क्या क्या चीज दिखाई पड़ रही है। m1 n2 का होल स्क्वायर देखो ये रहा, जरा फोकस करना, ये रहा। m2 n1 का होल स्क्वायर ये रहा, और माइनस का 2 ये रहा। हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट माइनस का 2ab है, ये दिखाई बंद यहाँ तो प्लस का है, बट ये है तो माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब गौर से देखना, ये तीन चीज मिलके क्या बनाएंगी, ये तीन चीज मिलके बनाएंगी m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यार गौर से, n1 l2, तो यहाँ तो दिखाई पड़ेगा हर चीज, n1 और l2 है ना। ये देखो यार मैं इस पर सर्कल लगाता हूँ, n1 l2 का होल स्क्वायर ये दिखाई पड़ गया, l1 n2 का होल स्क्वायर भी दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। l1 n2 का होल स्क्वायर ये दिखाई पड़ गया, और उसका माइनस ये चीज दिखाई पड़ रही है, यानी कि ज्यादा मैं ऊपर अब ध्यान नहीं दूंगा। अरे सीधी सी बात है कि इसको क्या लिखूंगा मैं, n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर। अब जो टर्म बची है ना वो ये वाली चीज है, यानी क्या बच गया एक तरीके से, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। बात समझ आ गई मेरी? नहीं, अरे मैं इसको खोलूंगा ना वापस ये चीज मिल जाएंगी सारी। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, अरे ये वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, अगर मैं यहां से L यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अगर गौर से देखना जरा, हाँ LYK का होल स्क्वायर, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, MYK का होल स्क्वायर प्लस NYK का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। बात क्लियर है? अब नीचे क्या हो गया एक तरीके से, हाँ नीचे क्या बन गया हमारे पास, k स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही, ये वैल्यू क्या हो गई, 1, क्योंकि डीसी के स्क्वायर का सम क्या होता है हमेशा 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो गया 1, तो अल्टीमेटली के स्क्वायर क्या हो गया 1। अगर हमें प्लस 1 से आंसर मैच करेगा, आंसर दो हो सकते हैं इसके, हमारा आंसर प्लस से मैच कर रहा है, हम के की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे ही मैं के की वैल्यू 1 पुट करूंगा, जैसे ही में दिखाई पड़ेगा आपको आंसर बिल्कुल परफेक्टली प्रूव हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं खींच देता हूँ यहाँ से, फिर मैं क्वेश्चन को वापस ऊपर लेके गया हूँ। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं देखो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब कह रहे डीसीज आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल कोई रेशियो हो सकता है ना, कोई कांस्टेंट हो सकता है। नहीं मैं कहा अगर प्रोपोर्शनल है तो यही छोड़ना है आपको क्वेश्चन को, फिर यही के की वैल्यू को छोड़ दे, के की वैल्यू 1 नहीं लगानी, मतलब के की वैल्यू यही छूट गई। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है, अरे एनसीईआरटी में आप ये नहीं कह रहे हो कि प्रोपोर्शनल है, उसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करके लानी, यानी के की वैल्यू क्या लगानी थी, 1 लानी थी। अब के की वैल्यू 1 लाने के लिए मेरे को ये सब मेहनत करनी पड़ी, के की वैल्यू 1 कैसे लेके आओगे, उसके लिए ये आधा जो बोर्ड भरा है सिर्फ के की वैल्यू 1 लाने के लिए करना पड़ा है ये। हाँ यार, और स्नेहा बात लॉजिक क्लियर है मेरी है? यस सर। जैसे मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन में हमें पता था नेचुरल सी बात टाइम लगेगा, ये दो तरीके से कराना है, और ये तरीका जो के की वैल्यू 1 लाना है ये तो बहुत ही मतलब यूनिक कह सकते हैं इसको, ये अपने दिमाग में एकदम नहीं आने वाला, मगर हाँ लॉजिक आपको समझा सकता हूँ, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 यानी कि 1, और उसके सॉल्व करके ये पूरी चीजें सारी बन जाती हैं, और उससे के की वैल्यू को हम प्रूव कर देते हैं। अब थोड़ा सा लेके चलते हैं, और जैसे हमारा टारगेट है आज ही खत्म करने का, थ्री को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और स्नेहा जो कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 इसमें शॉर्टर डिस्टेंस का आ रहा है, तो वो भी रिपीट कर देंगे, और बाकी कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं, है ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाले हैं। 2 मिनट बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक में कहीं कंफ्यूजन है, कहीं भी देखो आपको लग रहा है कोई चीज कैसे आ गई, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना सब कुछ लिखा हुआ है।
समझ में आएगा आपके, है ना। प्रोपोर्शनल कह रहा है तो ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन को नहीं छोड़ देना है, तो इतना लेंथी लेके आने की जरूरत नहीं है। और ये प्रोपोर्शनल का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप जैसे मैंने कहा रेफरेंस बुक कोई भी देखेंगे आप, तो इसमें इसके 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना। प्रोपोर्शनल करके है तो क्वेश्चन को बस के फॉर्मेट में या कोई भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट से और वहीं लाके छोड़ देंगे। और अगर प्रोपोर्शनल का वर्ड इस्तेमाल नहीं है तो आपको फिर पूरा करना ही पड़ेगा। फिर बड़ा यूनिक है और लॉजिक की आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस, और वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, परपेंडिकुलर होने की वजह से 0 थी, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। कोई भी डीसीज हो, चाहे L1 हो M1 N1 हो, इनके स्क्वायर का सम हमेशा हमारे पास जो है 1 आता है। चलिए आपने लिख लिया हो तो थोड़ा हटाऊं क्या। क्वेश्चन नंबर जो हम थर्ड करने वाले हैं, मैं आपको हिंट दूंगा, ये क्वेश्चन ओरली होगा। ओरली मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऊपर एंड लगा नहीं, है ना, ऊपर एंड लगा रहा हूँ। जब तक जो मतलब नहीं लिख रहे हैं सब उसको लिख चुके हैं वो सोचें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओरली है, कुछ नहीं करना मेरे को इसमें। इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बिटवीन द लाइन्स। 2 लाइन है ना, लाइन्स हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है। और जो लाइन्स हैं उनके हमें डी आर दे रखे हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशो गिवन है। डायरेक्शन रेशो हमारे पास है ए बी सी और एन। जो दूसरी लाइन है उसके डी आर हैं बी माइनस सी, फिर सी माइनस सी, और यहाँ पर ए माइनस बी। सोचो जरा क्या क्यों कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन ओरली है, कुछ नहीं करना, बिना कुछ खास करे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये हमें 2 लाइन दे रखे हैं, उनके डीसी दे रखे हैं और इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। दिमाग में एलिमेंट घूम रहे हैं। बिल्कुल सही से घूम रहा है, अगर सही सोच रहे हो आप, है ना, लॉजिकली सही सोच रहे हो अगर, मतलब क्योंकि ओरली मैं कह रहा हूँ तो कुछ तो हिंट लगने वाली है। अच्छा ये वाली बात है उसकी भी हाँ जी श्रेया बता सकते हो यार, अब आप में से बता सकते हो कि क्या मैं क्यों रीजन कह रहा हूँ कि ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इनके बीच में एंगल बता दूंगा क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ये एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन है। आरव आप सोना कोई सजेशन दोगे ये क्या होगा इनके, और स्नेहा कोई आपका सजेशन? छवि सोच पा रहे हो? नहीं हाँ हटा दो पहले, क्या ये बताओ, हटा दो यार नीचे से, है ना। देखिए मैंने कहा जैसे ऑलरेडी, हाँ मगर देखो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले से तो फिर भी ऑलरेडी नहीं होने वाला है ना। जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऑलरेडी क्यों हो रहा है, क्या इनके रेशो सेम है? अगर लाइन लाइन के पैरेलल है तो डी आर से डीसी का रेशो सेम होगा। रेशो तो सेम नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं है। रेशो सेम कैसे आ जाएगा, ए अपॉन बी माइनस सी है, बी अपॉन रेशो तो सेम है नहीं। तो दूसरा काम हम क्या सोचेंगे ऑलरेडी के केस में, परपेंडिकुलर तो नहीं गई है लाइन आपस में, अरे परपेंडिकुलर है तो इनके डीआर से डीसी के प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए 0। और देखो आ गया। अरे ए इंटू क्या करेंगे यहाँ पर बी माइनस सी, बी इंटू क्या करेंगे यहाँ पर सी माइनस ए, और सी इंटू क्या करेंगे ए माइनस बी। अरे यहाँ से क्या हो गया ए बी माइनस सी सी, बी सी माइनस ए बी, और ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी खत्म, प्लस ए बी से माइनस ए बी खत्म, और माइनस ए सी प्लस ए जी खत्म। यानी कि इनके डीआर से डीसी के प्रोडक्ट का सम क्या आ गया 0। तो थीटा कितना हो गया, बस है ना, ओरली इस तरह से करते हैं। तो अगर रेशो सेम है तो थीटा क्या लिखोगे आप उसमें, अगर रेशो सेम आया तो अगर रेशो सेम 0 डिग्री लिखते हैं ना। तो क्लियर है मेरी बात, ये ऑलरेडी हो गया। फिर आपको एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस, अच्छा अगर ये बात भी आपकी सही है ना, ये बात भी अगर सही है और दिमाग में नहीं आया तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने क्या मेन याद करा हुआ है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बात क्लियर है मेरी, है ना। cos थीटा दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अरे L1 को कन्वर्ट करो उसको, तो L कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। L2 कितना हो जाएगा बी माइनस सी, अरे नीचे कुछ भी हो, गौर से देखना यार, नीचे चाहे कुछ भी हो, अरे ऊपर तो यही लॉजिक बनेगा ना,
भाई नीचे तो सेम आने वाला है, तो ऊपर तो ये लॉजिक बनेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा सम इसका एक तरीके से 0। तो सीधी सी बात है cos थीटा बराबर क्या आ गया 0, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, उसमें टाइम लगेगा हमारे थोड़ा सा ना, आपको इसमें एक पेज बढ़ जाएगा आपको करते हुए ना, टाइम लगेगा इसमें, मगर लॉजिकली आपके लिए ये भी तरीका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये भी देखिए, ये भी ओरली करने वाला क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन। इसमें ये कुछ खास ज्यादा आपको नहीं करना, बस केवल लॉजिकली सोचना है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन है हमारी सीडी में, और जो क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसने क्वेश्चन को हल्का सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है जरा। जो लाइन हमारी क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अरे कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या ओरिजिन से पास हो सकती है क्या? वो लाइन हमारी क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो पास हो रही किससे होनी चाहिए, ओरिजिन से। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए ये लाइन यहाँ नहीं होगी, कहां पर होगी, यहीं पर ही ओवरलैप कर जाएगी, क्योंकि कोई भी लाइन अपने ही पैरेलल कंसीडर की जाती है, क्योंकि उसके स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर इन जनरल कहें तो इसका आंसर एक तरीके से क्या है एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है, तो एक्स एक्सिस इटसेल्फ ही इसका आंसर है लॉजिक वाइज, है ना। मगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे हम उसकी बात करते हैं, है ना। मैंने कहा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। बात क्लियर है मेरी? अरे नीचे चाहे डी आर ले लो या डी सी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नीचे अगर मैं डी सी भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है ना। कुछ भी लगा सकते हो डायरेक्शन के लिए, चाहे एलएमएन का यूज कर लो चाहे एबीसी का इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, तो डेफिनेटली बात है कहां से पास हो रही होगी, 0 0 0 से पास हो रही होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा z माइनस 0। हाँ जी, थोड़ा अपना सजेशन देंगे रहा कि यहाँ l की वैल्यू कैसे निकलेगी। l क्या होता है हमारे पर cos अल्फा, अल्फा को l। अब जो अल्फा क्या होता है एंगल विद x एक्सिस, लाइन खुद x एक्सिस है। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 0, यानी cos 0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, और यहाँ पे m क्या होगा 0 नहीं, हाँ cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे m क्या हो जाएगा एक तरीके से, यहाँ पर m की बात करते हैं तो cos बीटा, अरे x एक्सिस है तो y एक्सिस एंगल कितना बना रही होगी वो 90, तो आंसर क्या होगा इसका 0, और नीचे भी क्या होगा इसका 0। तो अगर फाइनली आंसर में इसका सही तरीके से लिखूंगा तो x अपॉन 1 y अपॉन 0, और यहाँ से z अपॉन 0, ये 0 0 1 डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन ये x माइनस 0, यहाँ तो क्या हो गया 1 m, चलो बताओ m इक्वल टू कितना है cos बीटा। लाइन क्या है हमारी x एक्सिस है, और बीटा क्या होता है एंगल विद y एक्सिस। जो लाइन है वो y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एंगल कितना बना रही है एक तरीके से वो cos 90, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। और x एक्सिस है तो z एक्सिस भी तो 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, तो z एक्सिस तो ये है, एंगल तो क्या करेगा 90 डिग्री ही काम करेगा। सभी समझ आई बात नहीं? थोड़ा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर आएंगे हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कहीं भी दिक्कत है डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में चाहूंगा कि आप खुद ही बताएं कि कैसे करेंगे, है ना। इसमें पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी, और यहाँ डी। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे 1 2 3, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे 4 5 और 7, सी के कोऑर्डिनेट है -4 3 और -6, और जो डी के कोऑर्डिनेट है वो है हमारे 2 9 और 2। हमें एंगल निकालना है बिटवीन, बिटवीन एक लाइन हमारी क्या ए बी है और दूसरी लाइन हमारी क्या है सी डी है, और इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। इसलिए मैंने ए और बी को अलग नाम डाला है, यानी डाला क्योंकि ए भी अलग पॉइंट है, कोई थोड़ी कोई भी पॉइंट है ना। इस पॉइंट को सपोज करो ए बी समझाने के लिए बना दिया, और उनके बीच में हमें एंगल निकालना है ए बी और सी डी के बीच में। आइए बताएंगे ना कैसे निकालेंगे। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला अभी लिखा है मैंने, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है। क्या करते हैं हम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का cos थीटा इज इक्वल टू मॉड में कितना हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बात क्लियर है? और L1 M1 N1 होनी तो चाहिए हमारे पास अब, है ना। हम निकालेंगे कैसे, अब हम पहले AB के क्या निकालेंगे dr,
इसको कहेंगे हम A1 B1 और C1। हमें बताएंगे A1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, B1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 - 2 यानी कि 3 और 7 - 3 कितना हो गई 4। बात क्लियर है। इसके डीआर्स मैंने क्या मान लिया, सपोज करो A2 B2 और C2 यानी कितना हो गया 6, यहां से कितना हो गया 6, यहां से कितना हो गया 8। बात क्लियर है मेरी। और देखो आंसर अब निकालने की, हाँ वही कह रहा हूँ, आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है। अरे अब आंसर आ गया 3/6 1/2, 3/6 4/8 1/2। अगर मैं चाहे इसमें लगाऊं, अगर ना भी लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके जो डीआर्स का रेशियो है वो कितना आ गया सेम, और डीआर्स का रेशियो सेम होने लाइन आपस में कह रही होंगी पैरेलल। पैरेलल होने पे थीटा कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा। इसलिए एक बार चेक करेंगे आंसर ये है क्या क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 0 डिग्री। एक बार चेक कर लीजिए जरा, या आप भी चेक कर लो, देखो कोई भी आप चेक कर ले रहा, कोई भी एक जना। हाँ समझ में आ रहा है, बात में नहीं आई मेरी इसमें। अब सही आपने ऑब्जर्व किया, अरे यहाँ तो रेशियो सेम दिखाई पड़ गया है ना, मेरे को दिखाई पड़ गया था कि 3/6 और 4/8 रेशियो 1/2 आ गया, और रेशियो सेम होती लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल के बीच में एंगल हम 0 डिग्री लिख देते हैं, है ना। चलिए क्लियर है मेरी बात है। आगे देखते हैं। अरे ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। अब तो देखो जरा सी देर में हो रहा है क्वेश्चन कंप्लीट। जो ध्यान रखना, लॉजिक लिख लो, कैलकुलेशन क्या लिखना है ना। क्वेश्चन की इसमें सिर्फ ये लॉजिक लिख लो बस। ए बी के डीआर्स कैसे निकालेंगे हम, माइनस करके सी डी के डीआर्स कैसे निकालेंगे हम, y2 - y1 z2 - z1 करके, और उनका रेशियो सेम आ गया, हमारे सीधी सी बात है क्या होगी पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो गया 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं चैप्टर बस खत्म होने की तरफ ही है, और बिफोर टाइम ही हम खत्म कर देंगे आज, जैसे कि क्लास भी होती है छवि की। तो x - 1/-3 y - 2/2k। जरा सजेशन देना यार, है ना, सिर्फ देखना ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा हूँ बहुत इजी है, मतलब यानी कि आपको सजेशन देना है। एंड दूसरी लाइन है हमारे पास x - 1/3k y - 1/1। यहाँ पर कितना है z - 6/5, और हल्का सा z के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर पता चले कि वो z है r परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये आपस में परपेंडिकुलर है। सही ऑब्जर्व कर रहे हो आप बिल्कुल, है ना। और क्या ये सही फॉर्मेट में है कि नहीं, सही फॉर्मेट में भी है। क्यों, एक्स वाई जेड क्या होने चाहिए हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इनका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तब तो बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है आंसर निकालने की। क्या करेंगे बताएंगे जरा, -3 × 3k कितना हो गया -9k, 2k × 1 प्लस का कितना हो गया 2k, और कितना हो गया माइनस का 10 और इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने पर डीआर से डीसी के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। और यहाँ से कितना हो गया हमारे पास -10, और इधर आके क्या हो जाएगा 7k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10/7। चाहो तो चेक कर सकते हो, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर कंप्लीट होता है। हाँ जी, अब हमें जो और क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद क्वेश्चन शायद 20 वाला है ना, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज, हाँ वही कह रहा हूँ भाई, लाइन लाइन के पैरेलल है तो डीआर का क्या हुआ रेशियो सेम होगा, लाइन लाइन के परपेंडिकुलर है तो डीआर से डीसी के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो ये नीचे डीआरसी तो है ना, बात क्लियर कि नहीं। डीसीज में कन्वर्ट कर दो तो भी आंसर ये आने वाला है, और वही वाली बात है क्वेश्चन को लेंदी क्यों किया जाए, है ना। लॉजिक बस ये लिख लो, बाकी तो क्वेश्चन था यहाँ पे समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और हम लेके चल रहे हैं, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट ले रहे हैं 9th वाला। ये वैसे हम लॉजिकली कर चुके हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये एक बार सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कर रहा हूँ। आप निकल लेते हैं थोड़ा सा ना, इनको दिक्कत भी थी ना, इसलिए हमको एक बार थोड़ा आपके हाथ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2j, और मैं आपसे करवाऊंगा ये क्वेश्चन, मतलब ना आपके साथ डिस्कस करके करूंगा, यानी कि मतलब प्लस लैम्डा आई, बस खत्म ही है, तो खत्म ही, अब बस सही क्या है ना। 2k दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर -4i, और देखो -k है
तो सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे हम, 0j माइनस का k, और ये निशान किसका होता है हमारा, म्यू का। फिर यहाँ पर है हमारा 3i माइनस का 2j और माइनस का 2। फॉर्मूले का खेल है इसमें, है ना, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकली मेरे को समझाना नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का लॉजिक हम बता चुके हैं कि दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। a2 माइनस a1 ये डॉट का प्रोडक्ट है, और यहाँ b1 क्रॉस b2 है, और नीचे कितना है, मॉड में b1 क्रॉस b2 और होल पर मॉड लगा, है ना। अब बेटर ये है, जल्दी से ऐसा देखो इसको जरा, और मेरे को बताओ कि a2 माइनस a1 का आंसर क्या है। a1 b1, a2 b2, नहीं बोलेंगे यार, -4 -6 -10 i, बिल्कुल सही, -2j और -3k, a2 a1 तैयार हो गया, है ना। अब यहाँ पे काम करना है हम किसकी, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, वैसे बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, मतलब टाइम लगेगा। i j k 1 -2 और 2 3 -2 और -2, एलपीपी भी कुछ खास बचता नहीं है, एलपीपी आधे घंटे में ही लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हमारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ही अब मेन बचा है। आई यानी कितना हो गया 4, माइनस माइनस का 4 यानी कितना हो गया प्लस का 4, देखते ना नहीं, अगर सपोज गलती आपको लगे तो माइनस का साइन करते हैं ना, माइनस का j -2 है ना, -2 और माइनस का 6 प्लस का कितना है k कितना हो गया यहाँ से माइनस का 2 और प्लस का 6 यानी कितना हो गया 8i, है ना, माइनस का यानी कि प्लस का क्या बन जाएगा 8j और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 4k, है ना। इसका जरा मोड निकालेंगे ना, नीचे हमें मोड की जरूरत पड़ेगी, ऊपर वाला मैं करना हूँ, जब तक आप इसका मोड निकाल दो जरा, इसका मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 मैं जब तक ऊपर वाला तैयार कर रहा हूँ, है ना। मोड में यानी कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लिखा जाता, माइनस का 10i माइनस 2j माइनस 3k, है ना, डॉट प्रोडक्ट यहाँ लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, b1 क्रॉस b2 यानी कि 8i प्लस का यहाँ से 8j प्लस का 4k, हाँ नीचे क्या होता है आपने 12, बिल्कुल सही, यानी कि क्या होगा 12 होगा, बिल्कुल सही। हाँ अब क्या करें, डॉट प्रोडक्ट में सेम किस्म करते हैं, बाकी संख्या छोड़ देते हैं, तो कितना हो गया माइनस का 80, माइनस का कितना हो गया यहाँ पर 16 और माइनस का कितना हो गया यहाँ पर 24, तो चांस की बात है तीनों ही नेगेटिव हैं तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 6 और 4 10 और यहाँ से 3 और 1 4, 4 और 8 12 है, हाँ 12, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी में लिखा हूँ, गलती हो सकती है। माइनस का कितना हो गया 12, यानी कितना हो गया यहाँ पे 6 और 2 8 और यहाँ पे 108 और नीचे कितना हो गया 12, ये तो कट रहा है ना, 12 इंटू 9 यानी कि आंसर आ गया 9। एक बार देखेंगे आंसर यही है क्या स्नेहा, ये आंसर 9 है क्या इसका? यस सर। चलिए बिल्कुल सही आंसर है ना, चेक कर लिया इन्होंने, तो मैं समझता हूँ स्नेहा क्लियर हो गया होगा आपको, शॉर्टेज डिस्टेंस तक आप कह रहे थे। यस सर। चलिए अब हम ले रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस के लिए भी यही निकालते हैं? नहीं शॉर्टेज नहीं, पहले लाइन के लिए दिखा नहीं करता, ध्यान रखना, चलो अच्छा आपने पूछ लिया, ध्यान रखना अगर ये लाइन पैरेलल होती तो यहाँ b1 b2 नहीं होता, फिर दोनों सेम होते ये, ध्यान रखना a2 माइनस a1 इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है क्रॉस b, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन में मॉड b, है ना, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती, अगर पैरेलल होती तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते इसके सेम होते, अरे कांस्टेंट का ही तो फर्क होता है ना, तो उस वक्त b1 और b2 क्या होते एक तरीके से सेम होते, तो हम b1 b2 ना करके उसे नाम देते क्या b नाम देते हैं, ये भी b और ये भी क्या होता b होता उस टाइम तो a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b करके फॉर्मूला चेंज हो जाता है उसका। ये एग्जांपल में आप देखोगे फॉर्मूला भी दे रखा है और एक एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने पैरेलल लाइंस पर। अभी तो गिवन है ना कि ये 2 है, नहीं देखो, हाँ ये तो यहाँ के रखा है, है ना हाँ गिवन बिल्कुल, और कई बार बस 1 मिनट लगेगा, हो गया काम, बस सही क्या था, हो गया काम, खत्म, काम ही खत्म। बस मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 20, अभी तो 6 बजे भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, चलेगा क्या सर क्या? अच्छा चलेगा, ठीक नहीं, मैं तो देखो इसमें दिमाग में इसमें लगा हुआ हूँ, बस चलो लॉजिक कर लेते हैं, आगे फिर जा सकते हो ना। लाइन की हमें क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, और दूसरी हमें क्या निकालनी है इसकी
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, जो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है वो पास हो रही है हमारी 1 2 और -4 से और परपेंडिकुलर है। देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, चले जाओगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। 3y प्लस था 19 अपॉन -16, यहाँ से z -10 अपॉन 7। लॉजिक तो डिस्कस कर ही लो, बाकी चाहे कैलकुलेशन एक बार देख लेना यार कि लॉजिक थोड़ा सा इसका अलग आ गया है ना। यहाँ से कितना है, अब एक क्वेश्चन के पीछे भी क्या छोड़ा जाए, 3y -29 अपॉन 8 और यहाँ से z -5 अपॉन -5। तो लॉजिक समझो रहा कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हो रही है किससे, 1 2 और -4 से, किसी पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारी वेक्टर फॉर्मेट। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमने आज ही बात करी थी, तो r इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस लैम्डा b। या कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करें तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। देखो एक से दूसरे में कन्वर्जन करने में देखनी आती, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे से निकाल लो और फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो a जिससे पास हो रही होती है तो a की तो कोई बात ही नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई i प्लस 2j और -4k। अब केवल क्या बचा है इसके drs निकालना बाकी बचा है ना। तो b वेक्टर को एक तरीके से हमने क्या मान लिया इसके drs। सपोज करो मैंने b1 b2 और b3 नाम डाल दिया, abc नाम डाल दो कोई फर्क नहीं है ना, abc नाम भी डाल सकते हो। इसके drs क्या मान लिया हमने, सपोज करो abc निकालने का हमारा टारगेट है। हाँ जी पता है क्या कि जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके drs हमें क्या माने हैं abc। वो लाइन इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है दोनों की ही। जब लाइन लाइन के परपेंडिकुलर है तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें यार अभी। अरे जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो इसके भी क्या है परपेंडिकुलर है, अल्टीमेटली क्या हो गया 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। मगर इक्वेशन दो है, वेरिएबल कितनी है 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ से a यहाँ से b और यहाँ से c। फटाफट यार कैलकुलेशन करना है आप भी यार, बताना आंसर जरा इसका। -16 और यहाँ 8 आएगा है ना, यहाँ से कितना आएगा 7 और नीचे कितना आएगा -5। -5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना यार, LHS माइनस RHS, इनका काम फटाफट हो जाएगा सभी का। b को प्रेस करा, यहाँ से 7 और -5 और यहाँ से कितना है 3 और 3, काट मत देना 3 को है ना, ऐसा मत कर देना। c है तो यहाँ जिससे एंड होता है उसी से स्टार्टिंग होती है, 3 और -16 और यहाँ से 8। हाँ जी बताएंगे a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू कोई कांस्टेंट मान लेना इसमें है ना, कोई कांस्टेंट सपोज करो मैंने के ही मान लिया चलो है ना, उससे तो अल्टीमेटली कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, वो लैम्डा में एडजस्ट हो जाएगा एक तरीके से है ना। तो a की वैल्यू तो तैयार है, बस b की वैल्यू इससे निकल के आने वाली है। क्या हो गया सोच से देंगे कितना आया 16 × 5 कितना हो गया 80 है ना, 80 और माइनस का कितना हो गया यहाँ से 56 यानी कितना हो गया 4 और 7 में से 5 यानी 24। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 24 है ना, 24। हाँ 24 के ओके क्यों टेंशन नहीं है, ओके एक्चुअली लैम्डा के संग एडजस्ट हो जाएगा है ना। यहाँ से कितना हो गया 21 है ना, यहाँ 21 और माइनस का -1 प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा एक तरीके से 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15 यानी कि 6 यानी कि 36। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एक तरीके से 36। इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी हो गई हमारे पास 8 3 24 और प्लस 16 3 कितना हो गया 48, ये भी प्लस हो जाएगा 8 और 12 4 तो 72, ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 72। मैं थोड़ा सा जल्दी आंसर लिख रहा हूँ इनके लिए, मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँ, एक बार आंसर ये मैच कर लेंगे बस नेहा। r इज इक्वल टू ना a का मतलब कितना हो गया i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। अरे लैम्डा तो इसके संग k जो भी है ना, और संग में देखो इससे और चीज कॉमन भी आ रही है, 12 भी कॉमन आ रहा है, 12 दूनी 24 12 दूनी 36 12 6 72 यानी कि 12 दूनी यानी कितना हो गया 2i और 12 3 यानी कितना हो गया 3j और 12 6k, वो सब कुछ k जो भी 12 निकला ना वो सब इस कांस्टेंट में एडजस्ट हो गया, यानी अलग से लैम्डा का रियल नंबर ही तो है, यानी यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लैम्डा कोई यहाँ पर रियल नंबर है तो जो भी कांस्टेंट निकलेगा वो इस लैम्डा के संग एडजस्ट हो जाएगा। एक बार किसी का देखना है ये आंसर है क्या, तो ये हमारा खत्म। चलिए आंसर चेक हो गया ना नेहा ने कह रही ये कैसे हुआ r, कैसे मतलब कैसे निकाला, अच्छा कैसे निकाला। हाँ मैं आप लॉजिक पहले तो किसके समझ में आ गया किसका नहीं आया, इसलिए कुछ पूछ रहे हैं कि आपको समझ आया तो नहीं
चलो ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखो दोबारा समझना ना, थोड़ा पेशेंटली एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं कि r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा p। a से पास हो रही है तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो गया, i प्लस 2j माइनस 4k। पहले सनिया ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ पहले। यस सर। चलो अब b क्या है, इसके drs हैं, है ना। इन जनरल b को तो उसको हम क्या मान लें, drs को माने जैसे अलग अलग मानेंगे तो क्या लिया मैंने उसको abc इसके drs मान लिए, जो एक तरीके से वेक्टर Yes, फॉर्मेट में sir. यहाँ पुट होगा। पहले बात क्लियर, टारगेट abc निकालेंगे, मैं समझे हम यस एबीसी सर। कितने हैं हमारे drs, है ना। अब समझना जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लाइन लाइन के परपेंडिकुलर है तो drs के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, drs के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। ये दो लाइन क्लियर हो गई। यस सर। अब इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, यहाँ एबीसी कांस्टेंट नहीं है, एबीसी डीआर जो हमें निकालने हैं, और जो निकालने हैं वो क्या करेंगे, वेरिएबल की तरह से काम करेंगे। तो ऊपर ए बी सी लिखेंगे। मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया जिसमें कंफ्यूजन रखा ही नहीं है जरा भी, मैंने माइनस का सिस्टम ही खत्म कर दिया मैंने, है ना। वरना माइनस कभी लगाना है कभी नहीं लगाना तो अननेसरी आपको कंफ्यूज करता। राइट हैंड साइड को क्या बनानी है आपको, 0। ए के लिए ए को प्रेस करना है, कांस्टेंट नीचे लिखने हैं, बी के लिए बी को प्रेस करना है, कांस्टेंट नीचे लिखने हैं, जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्टिंग होनी है। पहली बात क्लियर हो गई मेरी। यस सर, अब क्लियर है सर। ये जो के है ये लैम्डा के अंदर ही जाएगा ना? बस ये के और जो 12 भी था यहाँ पर वो सब कुछ क्या यस चला गया, सर। लेमडा के संग एडजस्ट कर दिया उसने, है ना। और अब आपको समझ में यस आया सर, क्वेश्चन ये, क्लियर है। यस सर। है ना। चलिए तो हम आज की क्लास में क्लास को भी एंड मतलब एक तरीके से मान के चल रहे हैं, और 3D भी हमारा कंप्लीट होता है। और मतलब एक क्लास भी ज्यादा ही है एलपीपी के हिसाब से, तो एलपीपी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, वर्ड प्रॉब्लम इस बार आ नहीं रही है, तो एलपीपी हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 11th क्लास में हमने पढ़ाई हुआ, पढ़ा है तो है कौन सा चैप्टर, इससे लिंक है एलपीपी, किस लीनियर चैप्टर से लिंक, इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। 11th में चैप्टर का नाम था लीनियर इनइक्वालिटीज, उससे थोड़ा सा लिंक है ये चैप्टर हमारा एलपीपी। अब एक तरीके से मैं कहूँगा थोड़ा सा हल्का सा वाइडेंज हो गया, हल्का सा लीनियर इनइक्वालिटी ही रह गया एक तरीके से, है ना। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का मैं बहुत एक बार रिवीजन करा के स्टार्ट कर देंगे। दो एक्सरसाइज सर बहुत इसमें जल्दी मार्क करके हमें एरिया भी निकालना होता है ना? है। सर नहीं, जैसे इसमें फिजिबल रीजन होता है, फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट निकलते हैं, कॉर्नर यस पॉइंट से सर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, हाँ एरिया की बात नहीं यस करते, सर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना। यस सर। चलिए और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मतलब क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब आपका डाउट हो तो वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास को हम एंड करेंगे यहीं पर ही, है ना। नो सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्लास को मैं यहीं पर ही एंड करूंगा। सर,